हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आइए कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, बैरोमीटर जो एक उपकरण होता है वो बेसिकली आविष्कारक कौन है? टॉरेसिली। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? टॉरेसिली, ठीक है। और बाईस्किल के आविष्कारक कौन है? मैकमिलन। बाईस्किल के आविष्कारक कौन है? मैकमिलन। कंप्यूटर के पूछ लेता है एग्जाम में, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ के कौन है? जेसी बॉस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। डीजल इंजन के पूछ लेगा, रुडोल्फ डीजल, ठीक है। और डायनामाइट के पूछता है, डायनामाइट के कौन है? माइकल फेराडे। ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इन सब चीज़ों की खोज की थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कताई मशीन, ठीक है। घड़ी, फाउंटेन पेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाटरमैन ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इसकी करी थी एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने, एंड्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिसन ने खोज की थी ग्रामोफोन की। ग्लाइडर की किसकी खोज की थी? ग्लाइडर जॉर्ज केले ने की थी, ठीक है। लाउड स्पीकर की खोज किसने की थी? शॉर्ट। किसने की थी? हॉरेस शॉर्ट ने, ठीक है। सेफ्टी पिन की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, वॉल्टर हंट ने की थी। किसने की थी? वॉल्टर हंट। और स्टील की खोज की थी हेनरी ने। स्टीम भाप का इंजन, जेम्स वॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी? डम्फ ड्रेवी। हम्फ्र ड्रेवी ने की थी। किसने की थी? ड्रेवी। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की थी? रेफ्रिजरेटर की हैरिसन एंड टिनिंग। हैरिसन एंड टिनिंग, ठीक है। और रिवॉल्वर की खोज एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सैमुअल कोल्ट, ओके। और लिफ्ट की खोज किसने की थी? एलिसा ओटिस ने की थी। सिनेमा की खोज की थी लाउस निकालस व लाउस लुमियारी, इसने की थी सिनेमा की खोज। सौरमंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। किसने की थी? कॉपरनिकस, सौरमंडल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और सीमेंट की खोज किसने की थी? ये की थी जोसेफ एस्पडीन। जोसेफ एस्पडीन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीफोन की खोज किसी? ग्राम बेल ने। टेलीविजन की खोज की थी जॉन लेगी बियर्ड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइपराइटर की खोज की थी पेलेग्रिन टेरी ने। और टैंक की खोज की थी सर अर्नेस्ट स्विस्टन ने, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो हैं फाउंडर हैं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे लगा इनका संस्करण। साइंस के काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और घड़ी की ओर ध्यान रखना। पेंडुलम जो है, घड़ी की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन ह्यूंगेंस, ठीक है। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो ये याद आपको हो जाएंगे। लाउड स्पीकर की खोज हॉरेस शॉर्ट ने की थी, ठीक है। चलिए, ट्रांजिस्टर, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? डैनियल गैब्रियल ने की थी थर्मामीटर की खोज, ठीक है। और पनडुब्बी की खोज एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, डेविड बुसनेल। पनडुब्बी की खोज किसने की थी? डेविड बुसनेल ने की थी। मशीन गन की खोज किसने की थी? जेम्स पकल, ठीक है। और पेनिसिलिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। माइक्रोफोन की थी ग्राम बेल ने। और मोटरसाइकिल की थी जी डैमलर ने, ठीक है। और विद्युत पंखे की खोज की थी व्हीलर, ठीक है। और वॉशिंग मशीन की थी हार्ले मिशन कंपनी थी, उसने खोज करी थी वॉशिंग मशीन की। और प्रेशर कुकर पेपिन, ओके। और ट्रांसजेंडर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की जॉन बर्डिन ने की थी। किसने की थी? जॉन बर्डिन। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बैरोमीटर टॉरेसिली, ठीक है। बाइस्किल की खोज के मैकमिलन। कंप्यूटर की चार्ल्स वेवेज। कैस्कोग्राफ जीसी बॉस। घड़ी की खोज की थी क्रिश्चियन ह्यूंगेंस। डीजल इंजन की खोज की थी रुडोल्फ डीजल। डायनामाइट की खोज की थी माइकल फेराडे। फाउंटेन पेन की लेविस वाटरमैन। गैल्वेनोमीटर की एंड्रे मैरी एम्पियर। 2-3 बार बोल बोल के याद करेंगे, हो जाएगा याद, है ना। ग्लाइडर की खोज जॉर्ज केले। ग्रामोफोन की खोज थॉमस अल्वा एडिशन। लाउड स्पीकर की खोज हॉरेस शॉर्ट। सेफ्टी पिन की खोज वाटर हंट। स्टील की खोज किसने की थी? हेनरी। स्टीम इंजन की खोज जेम्स वॉट। सेफ्टी लैम्प की खोज हम्प ड्रैफी। और रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन टेनिंग। रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट। लिफ्ट की एलिसा ओटिस। सौरमंडल का कॉपरनिकस। सीमेंट की जोसेफ एस्पडीन। सिनेमा की खोज लाउस निकालस और लाउस लूमियारी, लाउस ब्रदर्स, ठीक है, सिनेमा की खोज।
टैंक की खोज अर्नेस्ट स्वीटन, टेलीफोन की ग्राम बेल, टेलीविज़न की जॉन लेगी बियर्ड, और टाइपराइटर की पेलेग्रीन टेरी। याद करना पड़ेगा भाई, कोई और चारा नहीं है। ट्रांजिटर जॉन बर्डिन, थर्मामीटर की डैनियल गैब्रियल, वॉशिंग मशीन की हार्ले मिशन कंपनी, पनडुब्बी की डेविड बुशनेल, विद्युत पंखा की व्हीलर, मशीन गन की सर जेम्स पकल, मोटरसाइकिल का जी डैमलर, माइक्रोफोन का ग्राम बेल, पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और प्रेशर कुकर के डेनिस पेपिन। प्रमुख तत्व तो ये देख सकते हैं आप, जो क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो विषैली गैस में कन्वर्टेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन गैस होती है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया जाए तब ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है, उसको सूर्य के प्रकाश में अगर आप खुला छोड़ देंगे तो विषैली गैस फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए बेसिकली जिप्सम का हम लोग प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड उसमें उपयोग किया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड। पीक्रिक एसिड, जो पीप्रिक एसिड है ना, वो बेसिकली एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, ठीक है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें आपका वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा घट जाती है। जो क्रीम होती है, जो दूध से निकलती है, वो एक प्रकार का दूध ही होता है, लेकिन उसके अंदर फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? एक हंसाने वाली गैस है। खोज किसने की थी? प्रीस्टली ने खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, ध्यान रखना। क्लोरीन जो गैस है फूलों का रंग उड़ा देती है। और जो आपका मैच बॉक्स होता है ना, दिया सलाई बोलते हैं उसको, उसमें रेड फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग जाता है? रेड फॉस्फोरस। हो गया क्लियर? और पानी की कठोरता को दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2-3 बार अगर आप इनको याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। बर्तनों में कलई करने पर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई करने पर जो बर्तनों के अंदर जो किया जाता है ना, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेंट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। जो सिरका होता है ना, उसमें एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। एग्जामिनर आजकल ये फॉर्मूले भी पूछने लग गया है, ठीक है। एसिटिलिन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। एसिटिलिन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो रक्त का प्रभाव होता है, डॉक्टर शायद इसको यूज़ करते होंगे, फेरिक क्लोराइड को, ठीक है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। दूध पायस क्लोराइडी तंत्र है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी दूध की बढ़ जाएगी। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये सबको पता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सफ़ेद स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड क्या है? प्लेटिनम को कहते हैं वाइट गोल्ड। सोना का घनत्व तो पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। सोने की डेंसिटी पारे की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है भाई। अच्छा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना सन 1942 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। CSIR जो है ना, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और बेसिकली 1942 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना सन 1963 के अंदर हुई थी, पहली पॉइंट। तिरुवनंतपुरम में हुई थी, दूसरा पॉइंट थुम्बा गांव है वहाँ पे हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना। परखनली जो शिशु है बेसिकली के मामले में निषेचन जो है परखनली के अंदर होता है। निषेचन तो परखनली के अंदर होता है। इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है, ठीक है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेसी ब्राउन ने वर्ल्ड के प्रथम परखनली शिशु को जन्म दिया था, ध्यान रखना। लुइस ब्राउन को जन्म दिया था, ठीक है। भारत में जन्म लेने वाले परखनली शिशु विवादित हैं, भारत में जन्म नहीं ले सकते, विवादित हैं, ठीक है। ये इनकी क्लास के नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे लगे मुझे। ढींगरा क्लासेस राजस्थान के अंदर है। तो
इनके नोट्स साइंस के अच्छे हैं। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग किया गया था, बाईपास सर्जरी। और एक 1969 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने फर्स्ट हार्ट सर्जरी भी करी थी। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, मौसम संबंधी परिवर्तनों की जानकारी के लिए हीलियम गैस। ठीक है, 19 दिसंबर 1945 को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। अच्छा, फैक्स क्या होता है? देखो, फैक्स का पूरा नाम है फॉर अवे जेरोक्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ज़्यादा मतलब वैसा क्वेश्चन नहीं है, पूछा जा सकता है ना, कि इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजी जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रेवा भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार जो है कौन सी? रेवा। सार्स क्या है? सार्स एक आपका कोरोना वायरस से मिलता हुआ रूप है, रहस्यमय निमोनिया के रूप में इसको जाना जाता है। ये घातक बीमारी है, सीवियर एक्विट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से वायरस है ये। ठीक है, ये बेसिकली पैरामिक्सो वायरस के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कि कोरोना परिवार से संबंधित है, ये वाला सार्स। इको मार्क क्या होता है? उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है। सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पहली बात ये है, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऑल्टीमीटर क्या है भाई? ऑल्टीमीटर एक ऐसा मीटर है जो कि विमान की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ऑल्टीमीटर। एक होता है अमीटर, ये बेसिकली विद्युत धारा जो होती है ना, विद्युत धारा को मापने में काम आता है अमीटर। एक होता है ऑडियोमीटर, बेसिकली यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापता है, ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक होता है बैरोग्राफ, वायुमंडल में दाब में होने वाले परिवर्तन, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर बेसिकली वायु दाब मापने के काम आता है। ये गलत है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर। एक होता है बाइनोक्यूलर, यह उपकरण वस्तुएं देखने में काम आता है, दूर की वस्तुओं को देखने में, बाइनोक्यूलर। कैलिपर्स जो होता है ना, बेसिकली जो बेलनाकार सतह होती है ना, उनके अंदर और बाहर के व्यास मापे जाते हैं। ठीक है, और मोटाई भी मापता है ये कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स होता है ना। एक होता है कार्डियोग्राम, बेसिकली हृदय गति की जांच करते हैं इससे, कार्डियोग्राम से। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। एक होता है सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं इसको। ये बेसिकली छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दों पर लगाकर प्रोजेक्शन करते हैं इससे, सिनेमेटोग्राफ। कंप्यूटर तो आपको पता ही है, ये एक गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। और डिक्टाफोन क्या है? ये इसका उपयोग अपनी बात आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करते हैं इसको डिक्टाफोन। बेसिकली यह ऑफिसों में यूज़ होता है। ठीक है, एक होता है नमन मापी, नमन मापी मतलब नमन कोण जो होता है ना, उसको मापने के लिए प्रयोग किया था, नमन मापी। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा ये नमन मापी का। फैदोमीटर आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फैदोमीटर, तो ये यंत्र समुद्र की गहराई मापने के काम आता है, फैदोमीटर। एक होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक होता है गाइगर मूल काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है ना, उनको फाइंड आउट किया जाता है। एक होता है हाइड्रो से पानी समझ में आता है आपको। हाइड्रोमीटर मतलब जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी ज्ञात करता है, ये सीधी बात है, हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोफोन, ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है पानी के अंदर, हाइड्रोफोन हो गया। एक होता है हाइग्रोमीटर, ये बेसिकली वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। एक होता है माइक्रोमीटर, ये एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से के हजारवें भाग भी ज्ञात हो जाते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोप, या छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखा देता है, ये होता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। पायरोमीटर बेसिकली दूर स्थित मैक्सिमम टेम्परेचर वाली जो वस्तुएं होती हैं ना, जैसे कि सन का टेम्परेचर अगर ज्ञात करना हो तो पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। बेसिकली हाई टेम्परेचर को मेजर करता है ये। एक होता है रडार आपको पता है, अंतरिक्ष में आने वाले जितने भी वायुयान हैं उनका संसूचन करता है, मतलब देखता है उनको कि हाँ, उसको रडार बोलते हैं। ठीक है,
एक होता है रेन गेज, कितनी वर्षा हुई है, वर्षा मापने के काम आता है रेन गेज। एक होता है सिस्मोग्राफ, ये भूकंप का पता लगाने के वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। एक होता है सेफ्टी लैंप, बेसिकली खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जाता है इससे, सेफ्टी लैंप से, है ना। प्रकाश के लिए खान जो होता है माइंस, उसमें यूज़ होता है सेफ्टी लैंप। एक होता है स्पीडोमीटर, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार ट्रक वगैरह में लगा रहता है। एक होता है टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर बेसिकली इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप हो जाते हैं, ये टेलीप्रिंटर होता है, ठीक है। टेलीस्कोप क्या होता है, यह उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है। एक होता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या होता है, यह इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है, उसको थर्मोस्टेट कहते हैं। आई होप सो ये सारी जानकारी आपके एग्जाम में काम आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे, रिवीजन सेशन तो चालू रहेगा, रिवीजन सेशन की टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। करंट अफेयर का भी रिवीजन सेशन चालू रहेगा आपके लिए, ओके। चलिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, भाई इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं इसको, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि वह समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसी ही चलेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। तो ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, यानी कि इसको गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सा नियम है न्यूटन का जिसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। तो दैट इज व्हाट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। बल की परिभाषा, बल वह भारी कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। यह एक सदिश राशि है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, और इसका SI न्यूटन मात्रक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जड़त्व के कुछ उदाहरण की बात करूँ तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये जड़त्व के उदाहरण हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। और कंबल को हाथ से पकड़कर ठंडे डंडे से पीटने पर जो उसके कड़ हैं, वो धूल के कड़ हैं, वो गिर जाते हैं, वो भी जड़त्व का एक उदाहरण है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है फोर्स मास इनटू वेलोसिटी, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल मन जाना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कैसी राशि है, सदिश। और इसका उपयोग बेसिकली ऐसा ही मात्रक जो है, देखो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और वेग का मीटर पर सेकंड होता है, तो मोमेंटम का हो गया ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी यूनिट होती है मोमेंटम की, ठीक है, ध्यान रखना। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का आरोपित बल के समानुपाती होती है। समझ रहे हो, यानी कि इसमें क्या है, फोर्स, एक सेकेंड, ये क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फोर्स की परिभाषा इससे मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। न्यूटन की तृतीय नियम जो है, न्यूटन का तृतीय नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर गोली पीछे की ओर धक्का लगता है ना, वो आपका हो गया। नाव से किनारे पर पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट उड़ाने में, ये सारा जो है न्यूटन थर्ड लॉ है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। मतलब अगर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो वो नियत ही रहेगा ना, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है, यानी कि मोमेंटम बराबर होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है कि जब भी किसी भी सर्कुलर पाथ पर कोई भी वस्तु अगर घूम रही है ना, तो उसके केंद्र पर एक फोर्स कार्य करता है अंदर की ओर, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस वस्तु पर बल वृत्त के केंद्र की ओर
कार्य करता है उस बल को हम लोग अभिकेंद्री बल कहते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं कि वो है आपका ये सेंट्रीपीटल फोर्स। एक होता है सेंट्रीफिगल फोर्स। सेंट्रीफिगल फोर्स क्या कहता है कि जब भी कोई वस्तु अंदर की पथ करती है, गमन करती है, तो बाहर की तरफ वो फेंकती है, तो उसको सेंट्रीफिगल फोर्स कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सूखते हैं ना, उसमें सेंट्रीफिगल फोर्स, दूध में से क्रीम निकालने के लिए सेंट्रीफिगल फोर्स, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिसे, तो उसको कहते हैं, ठीक है। ये पता नहीं क्या लिखा है इसमें। अपकेंद्री बल एक नॉन छदम बल है, यानी कि जड़त्वीय बल है, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मूवमेंट कहते हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? मूवमेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा लीवर। लीवर क्या होता है आपको पता है? एक छड़ होती है, टेढ़ी छड़, जो कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, आलंब, आयास और भार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रथम श्रेणी का होता है, द्वितीय श्रेणी का होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तलक यानी लीवर होता है। प्रथम श्रेणी में आपका कैंची आता है, पिलास आता है, सड़ासी आता है, कील उखाड़ने की मशीन भी आती है इसके अंदर, और सीसा झूला और साइकिल का ब्रेक और हेड पंप, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस में दे देगा कि ये कौन सी श्रेणी का है, कौन सी श्रेणी का है, ये कौन सी श्रेणी का है। तो ये प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, ये सब जो है द्वितीय श्रेणी के हैं। और चिमटा और मनुष्य का हाथ, ये आपका तृतीय श्रेणी के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वो पॉइंट जिस पर किसी भी वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, तो वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, ठीक है। ओके। जिस स्थिति में रखी है वस्तु का भार, उस गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। जितना भी लोड होता है बॉडी का, उस गुरुत्व केंद्र से नीचे, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपर मुखी बल लगाकर हम उस वस्तु को संतुलित कर सकते हैं। मतलब ये है कि जितना पॉइंट नीचे लग रहा है ना, उतना ही पॉइंट बराबर ऊपर लगना चाहिए, तभी तो कोई बॉडी स्टेबल रह पाएगी अपनी जगह पे। बताओ। चलो, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। देखो, स्थायी संतुलन में क्या है कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र आधिकारिक नीचे की ओर होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये है स्थायी की शर्त। और ठीक है, और गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आधार से गुजरनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क क्या है भाई? वर्क, वर्क है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी अलग चीज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ होता है, ध्यान रखना। विस्थापन अलग चीज़ होती है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। विस्थापन अलग जगह होती, विस्थापन अलग पॉइंट होता है। विस्थापन में ये है कि आपने कितनी दूरी चली है, समझ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट अगर आपने एक पॉइंट से स्टार्ट किया और अगर आप उसी पॉइंट पे आके लौट के खड़े हो गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना इस पॉइंट का, है ना। अगर मान लीजिए आप, एक सेकंड, देखो मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, और आपने यहाँ तक की दूरी तय करी और यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए। अगर आप यहाँ से चल के ऐसे चले और यहाँ चले और वापस यहाँ पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ना वो जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है बॉस। चलिए, तो कार्य कैसी, एक अदिश राशि है कार्य, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कैसा है? एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अब एनर्जी की बात करें, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है और इसका मात्रक भी आपका ऐसा ही मात्रक इसका जूल है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है।
कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं स्थितिज एनर्जी। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, तो इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अभी कुछ और पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जीएस के या फिजिक्स के, जो कि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और वो आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा देंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, और हम लोग लगातार रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि डायनामाइट होता है। डायनामाइट में क्या होता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा होती है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया डायनामाइट से कि ये बताओ जो डायनामो होता है वो बेसिकली क्या करता है। वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक होता है मोमबत्ती। मोमबत्ती में आपकी रासायनिक ऊर्जा होती है, वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। तो आज के बाद आप कभी भी ध्यान रखना, मोमबत्ती के अंदर हमेशा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। एक होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड कर देते हैं, माइक्रोफोन होता है वो। ठीक, एक होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एक होता है सोलर सेल। इसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक होता है ट्यूबलाइट। इसमें विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक होता है विद्युत मोटर। इसके अंदर क्या होता है, विद्युत मोटर के अंदर विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। विद्युत बल्ब, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है या फिर ऊष्मा में। विद्युत सेल में क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं सेल में। ठीक, सितार क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक होती है पावर, शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सितार वाला क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ध्यान रखना। उसमें मैकेनिकल एनर्जी को ध्वनि एनर्जी यानी कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से ये बनाया है। देखो, निकट दृष्टि दोष, इसका उल्टा कर दो। निकट का दूर, यानी कि हमें इसमें पास की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन हमें दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, दिखाई देने की स्थिति नज़दीक, नज़दीक का तो दिखाई देता है इसके अंदर, दिखाई नहीं देने की स्थिति दूर, दूर का हमको दिखाई नहीं देता है इसके अंदर। तो वो हो जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के अंदर हमको पास की चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की चीज़ें हमको साफ दिखाई नहीं देती हैं। कारण क्या है, गोलाई का बढ़ जाना, फोकस दूरी घट जाना। फोकस दूरी घट रही है, अगर आपकी फोकस दूरी घट रही है तो आप दूर का नहीं देख पाएंगे, पास का देख लेंगे। फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस आपकी घट रही है और गोलाई बढ़ रही है। निवारण के लिए आप लोग कौन सा यूज़ करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लेंस की बात हो रही है, ध्यान रखना। और मिरर, दोनों में उल्टा होता है। ठीक है, उत्तल में क्या होता है, उत्तल जो मिरर होता है ना, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके अंदर आपको कोई भी वस्तु ना छोटी दिखाई देती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में बड़ी दिखाई देती है। लेकिन लेंस में क्या होगा, लेंस के अंदर जो कॉनकेव है उसके अंदर छोटी दिखाई देगी वस्तु आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। जबकि मिरर के अंदर बड़ी दिखाई देती है। अब जिसको किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देंगी, नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें फोकस दूरी और गोलाई का मतलब घट जाना, फोकस दूरी घट जाती है इसके अंदर है। उसके अंदर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। ठीक है, एक होता है जरा दृष्टि दोष, इसको
प्रिसोपिया बोलते हैं। दूर व नज़दीक दोनों की चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती, सामंजस्य क्षमता घट जाती है। बायफोकल लेंस का इसमें अंदर प्रयोग करते हैं हम लोग, बायफोकल लेंस का। बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है आपको जरा दृष्टि दोष में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपके लिए कि जब लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक का मतलब समझते हो आप? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है, जबकि बैंगनी रंग का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति तो समान रहती है, जबकि इसकी तरंग दैर्घ्य तथा वेग बदल जाते हैं, यानी कि इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और इसका आवृत्ति समान रहती है जब एक प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ाने से अपवर्तनांक घटता है, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अपवर्तनांक क्या हुआ? घटेगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है तथा फैल जाता है। ये आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और फैल जाता है, ठीक है, इसलिए ये आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, स्कैटर्ड हो जाता है ये कलर, है ना। और पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, अपवर्तन की वजह से। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन की वजह से, वायुमंडल में अपवर्तन, अपवर्तन ध्यान रखना। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो स्कैटर्ड नहीं करता ज़्यादा, समझ रहे हो, क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम होता है, स्कैटर्ड करता ही नहीं है रेड कलर, इसलिए तो उसकी उसकी को खतरे के निशान वाला। और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कर जाता है, जिसके कारण यह दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य अधिक होती है इसकी। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छट टेढ़ी दिखाई देती है, अपवर्तनांक, अपवर्तन की वजह से। और तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन की वजह से। जल में पड़ी हुई वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है, तो ये अपवर्तन की वजह से, इसको बोलते हैं अपवर्तन को रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अपवर्तन के कारण सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है, ये आपका रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। और अपवर्तन के प्रभाव से ही पानी में भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे आपके जो ये टर्म्स हैं वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। लाल एक सेकेंड, ये सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड नींबू और संतरे के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, और एसिडिक एसिड होता है सिरका के अंदर, ठीक है। टार्टरिक एसिड ये इमली के अंदर होता है, टार्टरिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक होता है लैक्टिक एसिड, ये दूध और दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। सिट्रिक एसिड नींबू संतरा, टार्टरिक एसिड इमली, और लैक्टिक एसिड दूध और दही में। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये टमाटर के अंदर पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड ये सिरके के अंदर पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और मैलिक एसिड ये सेब के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और गन्ने के रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? ग्लाइकोलिक एसिड। आई होप सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुके हैं। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना। और नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरके के अंदर। और सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है, दूध के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही के अंदर भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH इसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना, ये बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड है, BOH2, ठीक है।
पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड ये कास्टिक पोटास है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये गलत कर दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पे भी बुझा हुआ चूना अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड साधारण नाम गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का अम्ल होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक होता है नाइट्रिक एसिड, ये सोरे का अम्ल होता है HNO3, ठीक है। चलिए, कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है भैया? तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। जो आगे का भाग होता है उसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड के बने होते हैं प्रोटीन, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितनी मात्रा जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12 जोड़ी मात्रा, ठीक है। भोजन पकाते समय अधिकतम मात्रा में नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? विटामिन। जब हम भोजन को पकाते हैं ना तो बेसिकली अधिकतम मात्रा में जो नष्ट होता है ना वो विटामिन होता है। क्या होता है? विटामिन। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं हम लोग। एथेनॉल के अधिक सेवन से किस अंग को अधिक हानि होती है? तो एथेनॉल के सेवन से यकृत जो लीवर होता है ना उसको हानि अधिक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है स्टार्च का। बेसिकली लार में टाइलिन पाया जाता है और बेसिकली जो लार होती है वो स्टार्च का पाचन करती है ना। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जो कि अभी पढ़ा था हमने। दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान कहलाता है सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं के बीच को खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती हैं? 31, ठीक है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के उपचार के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बेंटिक ने। जीन शब्द का संबंध किसने दिया था? जोहानसन ने। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा? थायरोक्सिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका ब्लड प्रेशर घट जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, ठीक है। रुधिर में श्वेत यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होने के रोग को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। ये ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया। इसमें WBC बढ़ जाती है शरीर के अंदर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन और साम्य, चोट लगने वाले दवा का लगाना। दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि होती है। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से किस रोग हो जाता है? मधुमेह। यानी कि इंसुलिन हार्मोन अगर कम बहेगा, कम निकलेगा तो सिंपल सी बात है आपको डायबिटीज़ होगी। पेनक्रियाज की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती हैं तो वो होती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई तंत्रिका, न्यूरॉन। किस ग्रंथि के कम स्राव से मानव के जनन तंत्र की पूर्ण विकसित नहीं हो पाता? जनन ग्रंथि। मानव के कपाल तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 13। कपाल यानी कि सिर। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर हार्मोन है। पादप हार्मोन की उपस्थिति का सर्वप्रथम किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल जो है आपातकालीन हार्मोन है, ठीक है। द्वितीय नर लैंगिक लक्षणों का कारण क्या है? एस्ट्रोजन, ठीक है। हम लोग इनको सबको डीप में पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लेने का, है ना। अभी आप ये सब पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। और प्राण रक्षक हार्मोन कौन सा है? मिनरेलोकॉर्डियोकाइट। लंबाई बढ़ाने के लिए किस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है? तो ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपकी लंबाई बढ़ाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सिन का निर्माण कहाँ होता है? शीर्ष में। मानव शरीर का संतुलन किसके द्वारा होता है? अनुमस्तिष्क, जो प्रमस्तिष्क होता है ना, उससे संतुलन होता है, मेडुला ओब्लिगेंटा से, ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? खून का 95% जल की मात्रा होती है। दृढ़ स्राव का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक श्वास अथवा सांस का अर्थ क्या होता है? अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। भोजन में संचित ऊर्जा किस युग्म से निर्मित होती है? श्वसन के समय। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका, सेल। कौन सा पदार्थ अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के विघटन से बनता है? एल्कोहल। हमारे शरीर में निस्यंदन द्वारा मूत्र का निर्माण करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। किडनी तो करती है मूत्र का निर्माण। काला अजर नामक रोग प्रोटोजोआ से होता है, ये हमने कई बार पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। काला अजर, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, काला अजर जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। एड्स का कारण क्या है भाई? एड्स का कारण है HIV वायरस। बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? हैजा। और जो TB रोग है ना, वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। वायरस जनित रोग इन्फ्लुएंजा तथा डेंगू जो है वो वायरस से होता है। शिशु अवस्था में टीका लगने के साथ साथ एक एक के अंतराल में 3 बार दवा जिस बीमारी से बचने के लिए पिलाई जाती है वो है पोलियो। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है एड्स। सिरदर्द, उल्टी आना, बेहोशी आना लक्षण शरीर के किस अंग प्रभावित करते हैं? मस्तिष्क को। फेफड़ों के संक्रमित होने पर लक्षण प्रकट होते हैं, खांसी आती है साहब। स्वयं की जैव रासायनिक प्रणाली जिस सूक्ष्म जीव में होती है, बैक्टीरिया। वह रोग जो एक बार होने पर पुनः होने की संभावना नहीं रहती, चेचक। भोजन का पाचन अमाशय में होता है, कहाँ होता है? पेट में, अमाशय। पचित भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत सबसे ज़्यादा अवशोषण करती है, छोटी आंत। डाइजेशन, अवशोषण होता है डाइजेशन। जीव पर स्थित स्वाद कलिकाओं का कार्य है भोजन का स्वाद देखना। अवयस्क मानव के मुंह में दांतों की संख्या प्राय होती है 40। अमाशय का अंतिम भाग जिस अंग से जुड़ा होता है वो होता है ग्रहणी। बड़ी आंत का अंतिम सिरा रूपांतरित हो जाता है मलाशय में। एंट अमीबा हिस्टोलिका द्वारा फैलाए जाने वाला रोग पेचिस, ठीक है, ये एक इसका वाहक होता है। हिस्टोलिका, हिस्टोलिटिका, ठीक है, वाहक होता है, ध्यान रखना। ये पेचिस फैलाता है, पेचिस में दस्त वगैरह हो जाते हैं। शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होने वाला रोग कौन सा है? पीलिया। बिलिरुबिन पीलिया से इफेक्टेड अंग कौन सा होता है? ध्यान रखना, आपका होता है पीलिया से इफेक्टेड जो अंग होता है वो होता है लीवर। दाद रोग का कारक है कवक। फंगस जो होता है वो दाद की वजह से, मतलब दाद जो होता है फंगस की वजह से होता है, ठीक है। वायरस जनित रोग पोलियो, पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी नामक विषाणु द्वारा फैलाए जाने वाला रोग पांडु रोग भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस। जो आपका पीलिया रोग होता है ना, पीलिया कोई आपको पीलिया इफेक्ट करता है लिवर को, और लिवर में ही हेपेटाइटिस होता है, और इसको पांडु रोग और बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिप्थीरिया रोग बेसिकली गला घोटू रोग भी बोलते हैं, और सांस की बीमारी होती है डिप्थीरिया। हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है फैट से, वसा से। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत नींबू, संतरा है। विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना? 70 से 80%। रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। हृदय रोग और रक्तचाप को बढ़ा देने वाला अवयव कौन सा है? हृदय रोग और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है फैट, ठीक है। संपूर्ण विश्व में शुद्ध के वितरण के लिए जिम्मेदार है लुईस पाश्चर। पोलियो वैक्सीन में प्रवेश होता है एंटीजन का, ठीक है। और एल्कोहली किडविन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सूक्ष्म जीव सिकेरेमाइसिस। शर्करा से अल्कोहल का निर्माण सूक्ष्म जीव। ग्लूकोज का जब ईस्ट की सहायता से किण्वन होता है फर्मेंटेशन, तो निर्मित होता है एथेनॉल प्लस CO2। एंटीबायोटिक द्वारा वृद्धि निरोधक होती है बैक्टीरिया, कवक और वायरस की।
पेनिसिलिन की खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ह्यूमिलिन क्या है? प्रोटीन है ह्यूमिलिन। एंजाइम टिस्ट टीपीए का उपयोग रक्त थक्के को विलयशील करना। एंजाइम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। डेक्स्ट्रेन का उपयोग होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। डेक्स्ट्रेन का यूज होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। एंजाइम डाइजेस्टेड को सर्वप्रथम पहचानने वाला वैज्ञानिक पेन और परसोज। ईस्ट द्वारा स्त्रावित एंजाइम जो कि किडवन फर्मेंटेशन में जाइमेज रूपांतरित एंटीबायोटिक प्राप्त करने की तकनीक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सर्वप्रथम पृथक्कृत एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्राप्त किया था पेनिसिलियम नोटेडरम द्वारा। चीज व योगहर्ट उत्पादन किडमन चीज फर्मेंटेशन से मिलता है, ठीक है। डेक्स्ट्रेन निर्मित वस्तुओं को ल्यूकोनोस्टोक बोलते हैं। डेक्स्ट्रेन निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म जीवों को ल्यूकोनोस्टोन बोलते हैं। क्लोरोफेनिकोल और इरिथ्रोमाइसिन उत्पादित करने में वाले सूक्ष्म जीव स्पेक्ट्रोमाइसिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को उपचार में सहायक होता है ग्रेप पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कानपुर के अंदर, ध्यान रखना। टेरेमाइसिन प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन रिजर्व, ईस्ट द्वारा उत्पादित होता है। राइबोफ्लेविन एसिटिक एसिड निर्माण में सहायक करता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। एसिटिक एसिड निर्माण में सहायक सूक्ष्मजीव एसिटोबैक्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। केसर मिलस्टीन व JF कोलर ने जैव तकनीक द्वारा प्राप्त किया मोनोक्लोन एंटीबॉडीज। किडवन द्वारा B12 उत्पादित करने वाला सूक्ष्मजीव प्रोपियोनी बैक्टीरिया। देखो ये सब चीज़ें ना पढ़नी पड़ेंगी हमको, और कोई हम पे चारा नहीं है ना। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायता करने वाला बैक्टीरिया का युग्म कौन सा है? इंडिस्चिया एग्रोबैक्टीरियम। प्लेजिडियम क्या है? बैक्टीरियोफ्रेज, ठीक है। एक पादप कोशिका में संपूर्ण पादप का विकास करने की क्षमता पाई जाती है। यह लक्षण पूर्ण सततता। पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू संवर्धन का सफलतापूर्वक उपयोग किसके उत्पादन हेतु किया जाता है? सिनकोनिन, ठीक है। कवक द्वारा स्टेरॉयड प्राप्त की प्रथम जानकारी देने वाला वैज्ञानिक मुरे और पेटरसन। आजकल एनिमल सेल कल्चर टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग वैक्सीन के निर्माण में किया जाता है। भारत की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग की अधिकता का कारण अनेक व्यक्तियों का छोटा जीवन काल व उच्च जन्म दर, तभी तो हो रहा है युवा सबसे ज़्यादा, है ना। एक समाविष्ट की निकित होती है भौगोलिक क्षेत्र में जिसमें यह रहती है। एमनियोसेंटिस एक भ्रूण की भौगोलिक क्षेत्र में यह रहती है। भ्रूण की कोशिकाओं को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं एमनियोसिस। ओपियम ओपिएट हीरोइन प्राप्त की जाती है। कैनाबिस पौधा होता है, कैनाबिस का पौधा, वहाँ से ये प्राप्त की जाती है। LSD गांजा हेलियोसिनोज है ना। रोग से भय कहलाता है पैथोफोबिया। मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है पिबेबर सोमनीफेरनस, ठीक है। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमा होना कहलाता है ऑर्टियोस्क्लेरोसिस। पार्किंसंस रोग में प्रभावित होने वाला न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, ठीक है। तो ये सारे साइंस के क्वेश्चन थे कुछ जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको बोलते हैं पारा। साबुन का जलीय विलयन कोलाइड। वायु में दो मुख्य घटक ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि आश्वासन।
दो घुलनशील द्रव हैं उसको पृथक कैसे करते हैं, आश्वासन से। दूध से क्रीम पृथक करने की अपकेंद्रण, भाई मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल। समुद्र जल से नमक प्राप्त करने में सहायक विधि वाष्पीकरण। टिंडल इफेक्ट बेसिकली कोलाइडल को प्रदर्शित करने वाला विलयन है। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने की विधि आश्वासन बोलते हैं, ठीक है। शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विधि क्रिस्टलीकरण। वायु के घटकों को पृथक किया जाता है प्रभावी आश्वासन से। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि क्रिस्टलीकरण। दो घुलनशील द्रवों को रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने की विधि क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वायु के विभिन्न घटक निम्न प्रकार द्वारा अलग किए जाते हैं प्रभावी आश्वासन से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। क्या करें, ये सब चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी, है ना। कोई और चारा नहीं है, इन सब चीज़ों को बिना पढ़े हम लोग नहीं निकाल सकते, अच्छे नंबर नहीं ला सकते जीएस में, समझ रहे हो। जीएस में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी और पढ़नी भी पड़ेंगी और याद भी करनी पड़ेंगी। जो चीज़ याद करने वाली है उनको याद भी करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना आप। जैसे कि क्वेश्चन है ये वाला कि अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0। विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में क्या यूज़ करते हैं, टंगस्टन, है ना। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के लिए संयोजित करते हैं समांतर क्रम में। जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है ना, वो बेसिकली समांतर क्रम में, पैरेलल में लगाया जाता है। विद्युत द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर को निर्धारित किया है विद्युत शक्ति से, ठीक है। ये सब चीज़ें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। धारा का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण यूज होता है, एमीटर, है ना। किसी चालक का प्रविष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, ठीक है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। ओम इंटू मीटर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ये, ठीक है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के वर्गोमानुपाती होता है, कूलम्स लॉ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी। अति चालकता का लक्षण उच्च पारगम्य। अधातुएं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो अधातु होते हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं वो, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एसी को डिस्थ धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति, यानी कि अल्टरनेटर करंट को डायरेक्ट करंट में रेक्टिफायर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा था ये। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर ना। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि समांतर क्रम में, सब समांतर क्रम में होता है, पैरेलल होते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं होते हैं, ठीक है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है, ठीक है। ओम बेसिकली क्या है, ओम जो आपका रेजिस्टेंस की यूनिट है। ओम किसी भी अगर सर्किट के अंदर कोई भी लाइन है उसमें अगर आपने कहीं रेजिस्टेंस लगा रखा है तो उसका जो उसका यूनिट होती है वो ओम होती है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ये तो हमने अभी पढ़ा था, है ना। ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है।
विटामिन सी, नींबू, संतरा, अभी हमने पढ़ा था ये सब चीज़ें। तो कैसी लगी आपको क्लास? कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेने की, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियर्स हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं साइंस को, जिसकी वजह से हमारे नंबर भी कम आते हैं, जीएस कम पढ़ते हैं, लेकिन मैं जीएस को ही ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ आपके लिए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, थैंक यू।